हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई भी कर रहे होंगे। क्यों? क्योंकि कुछ टाइम के बाद अब आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, बोर्ड के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। तो मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर के आई हूँ जिसका है नाम पॉलिटिकल पार्टीज़, और ये है आपका क्लास 10th का सिविक्स का बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर। और ये ऐसा चैप्टर है कि ये ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ इसी के लिए पढ़ रहे हैं कि अगर हमको पॉलिटिकल पार्टीज़ पढ़ना है और हमारे एग्ज़ाम में है इसलिए हमें ये चीज़ पढ़नी चाहिए, ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, मैं खुद उनको जानती हूँ, अपने फ्रेंड्स को भी मेरे को पता है कि उनको यही नहीं पता होता है कि क्या पॉलिटिकल पार्टीज़ है, क्या इलेक्शंस हो रहे हैं, कौन है ये चीज़। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें लोगों को नहीं पता होता है। तो इंडिया में जिसको हम लोग इलेक्शन को एज अ फेस्टिवल मनाते हैं, है ना, हमको लगता है कि यार इलेक्शन तो मतलब अभी इलेक्शन आने वाले हैं, कितनी ज़्यादा वो तैयारी शुरू हो जाती है। तो ऐसी जगह में अगर आपको यही चीज़ का ना पता हो कि क्या पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, क्यों बनती हैं ये तो बहुत गलत चीज़ है ना। तो मैं कोशिश करूंगी कि इस चैप्टर को मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊं, और अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। हम चैप्टर का नाम है पॉलिटिकल पार्टीज़। इस चैप्टर में हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर में हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, नई नई चीज़ें हैं। जैसे सबसे पहली चीज़ तो हम यही पढ़ेंगे कि वाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज़, कि हमें आखिरकार क्या ज़रूरत पड़ गई कि हमें पॉलिटिकल पार्टीज़ बनानी पड़ी। ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी जिसकी वजह से हमें पॉलिटिकल पार्टीज़ बनानी पड़ी। बिना पॉलिटिकल पार्टीज़ बनाए हमारा काम नहीं चल रहा था क्या? ये इंपॉर्टेंट चीज़। उसके बाद दूसरी चीज़ हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़, कि अगर हमने चलो पॉलिटिकल पार्टीज़ बनाई तो इसके क्या फंक्शंस हैं, क्या काम करती है, ये ऐसे ही बैठी रहती है या सिर्फ और सिर्फ इलेक्शंस के टाइम पे ही इनका काम होता है, क्या चीज़ है, ये चीज़ पढ़ेंगे इसके बारे में। उसके बाद है नेसेसिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़, क्यों नेसेसरी है ये, क्यों ज़रूरी है ये, किसी देश में पॉलिटिकल पार्टी का होना क्यों ज़रूरी है, ठीक है, और ये क्यों हमेशा मेन लाइट मेन मीडिया में ही रहती हैं। हाउ मेनी पॉलिटिकल पार्टीज़ शुड वी हैव, कितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, क्या नेशनल पार्टीज़ होती हैं, क्या स्टेट पार्टीज़ होती हैं, इसको क्या क्राइटेरिया होता है किसी भी पार्टी को स्टेट पार्टी और नेशनल पार्टी होने का। और उसके बाद हम बात करेंगे कुछ चैलेंजेस की, कि अगर हमारे पास पॉलिटिकल पार्टीज़ है तो इसमें क्या चैलेंजेस है, कुछ प्रॉब्लम तो होगी ना। ऐसा तो है नहीं कि अगर कोई चीज़ है तो उसमें सब कुछ चीज़ें खाली पॉजिटिव ही होंगी। तो ये हम इसमें पढ़ेंगे। चलिए तो पहला स्टार्ट करते हैं टॉपिक पॉलिटिकल पार्टीज़। ये थोड़ी आपको डेफिनेशन खतरनाक लग रही होगी, पहले ये देखिए। सबसे पहले पॉलिटिकल पार्टीज़ की अगर मैं बात करूं तो पॉलिटिकल पार्टीज़ में यहाँ पे मैंने लिखा है अ ग्रुप ऑफ पीपल। आपको पता होगा अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी है तो उसके अंदर क्या है, ये क्या है, एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है, लोगों का ग्रुप है, ठीक है। इंडिविजुअल पार्टी की बात नहीं कर रही हूँ मैं, पॉलिटिकल पार्टी में मैं कह रही हूँ कि अगर कोई ग्रुप ऑफ पीपल है जिसमें बहुत सारे लोग हैं और वो मिल करके क्या करते हैं। सबसे पहली चीज़, पहले तो इलेक्शंस की ही बात करेंगे, क्योंकि अगर वो हैं यहाँ पे मौजूद है तो इलेक्शंस के लिए ही काम कर रहे होंगे कि हम इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। और चीज़ सम पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स, और वो क्या करते हैं, इलेक्शंस लड़ा उन्होंने, मान लो हमने क्या बोला, एक ग्रुप ऑफ पार्टी है, ग्रुप ऑफ पीपल है, हमारे पास बहुत सारे लोगों का ग्रुप है और वो उन्होंने मिल करके एक पार्टी बना ली, ठीक है, XYZ पार्टी। मैंने बोला कि बहुत सारे लोग थे, उन्होंने मिल करके एक पार्टी बनाई। उन्होंने बोला कि हम आज जो है आज से हम क्या करते हैं, XYZ करके हमारी पॉलिटिकल पार्टी है और हम क्या करेंगे, अब हम इलेक्शन लड़ने की बात करेंगे, ठीक है। अब वो इलेक्शन लड़ेंगे तो कुछ ना कुछ, अब जैसे मान लो उन्होंने इलेक्शन लड़ लिया, अब उसके बाद क्या हुआ, मान लो वो जीत भी गए, इलेक्शन जीत गए। अब इलेक्शन जीतने के बाद वो क्या करते हैं, वो कुछ पॉलिसीज बनाएंगे, कुछ प्रोग्राम बनाएंगे। किसके लिए बनाएंगे, फॉर द सोसाइटी, वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, क्योंकि हम लोगों ने अगर उनको जिताया है तो हमारे लिए तो काम करेंगे वो, तो हमारे लिए वो क्या करते हैं, हमारे लिए पॉलिसी बनाएंगे, हमारे लिए प्रोग्राम्स बनाएंगे। और ये चीज़ हो गई। उसके बाद क्या है, कंपोनेंट्स की अगर हम बात कर ले तो किसी पार्टी में क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, उसका एक लीडर होगा, ठीक है, प्रेसिडेंट होगा, लीडर प्रेसिडेंट एक ही बात हो गई, ठीक है, मेंबर्स होंगे,
ठीक है, जिनको मेंबरशिप मिलेगी ऑन द बेसिस ऑफ कि क्या क्या काम वो कर रहे हैं। तो अब हम ये देखते हैं पॉलिटिकल पार्टी की डेफिनेशन। तो मैंने इसमें लिखा है, पॉलिटिकल पार्टी के बारे में मैंने लिखा है इसमें कि इट इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर, वो आए हैं एक साथ, मिले हैं, मिल करके एक पार्टी बनाई है, इन कंटेस्ट इलेक्शंस, क्या कर रहे हैं वो, इलेक्शन को कंटेस्ट करेंगे, एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट। सुनिए, बताया मैंने एक पॉलिटिकल पार्टी है, लोग आए, मिले, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने पार्टी बनाई, और पार्टी बनाने के बाद उन्होंने क्या किया, इलेक्शन कंटेस्ट किया, इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं, और उसके बाद अगर वो इलेक्शन जीत जाते हैं, अगर वो इलेक्शन जीत गए तो वो क्या करते हैं, पावर में आ जाते हैं और गवर्नमेंट रन करते हैं, गवर्नमेंट को चलाते हैं, सरकार को चलाते हैं, मतलब अपनी सरकार बना करके वो पावर में आ गए। ठीक है, बात समझ में आई। तो ये होता है पॉलिटिकल पार्टी। तो अगर डेफिनेशन पूछ ले कि पॉलिटिकल पार्टी क्या है, तो इट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर इन कंटेस्ट इलेक्शंस इन होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट। बात समझ में आई आपको? आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो बहुत बेसिक डेफिनेशन है, बहुत सीधी बात लिखी गई है कि क्या करते हैं, क्या पॉलिटिकल पार्टी होती है। चलिए आगे अब कुछ बात कर लेते हैं। अब मैंने लिखा व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ टॉपिक बताए थे मैंने कि ये चीज़ है जिसको आपको पढ़ना है और ये टॉपिक्स हैं। तो इसमें पहली चीज़ क्या है, व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ पॉलिटिकल पार्टी इन द डेमोक्रेटिक कंट्री। हमने सोचा कि हमारे पास डेमोक्रेसी है, हमारे पास कंट्री है। डेमोक्रेटिक कंट्री का मतलब जहाँ पे सबको क्या है, वोट देने का अधिकार है। ठीक है, हमारे पास क्या है, हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास वोट देने का अधिकार है, हम वोट देते हैं जा करके और हम अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं। बात समझ में आई? तो अगर आपके पास अगर डेमोक्रेटिक कंट्री है तो ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी कि आपको पॉलिटिकल पार्टी बनाने की ज़रूरत पड़ी, है ना। जैसे मैंने बोला कि अगर मुझे कोई काम करना है, मेरी कोई बात, मुझे कोई ऐसी चीज़ रखनी है, अपनी बात रखनी है, तो मेरे को तो इस चीज़ का अधिकार है ना, क्योंकि मेरे पास क्या है, वोट देने का अधिकार है मेरे पास। तो क्यों ज़रूरत पड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ की? इसी के लिए ज़रूरत पड़ी कि अगर हम बात कर लें, दे कैन प्रॉमिस, यहाँ पे लिखा है दे कैन प्रॉमिसेस एंड डू मेजर पॉलिसी चेंजेस। कहने का मतलब ये कि अगर मान लो कोई बात, मैं अगर मेरे को कोई एक काम कराना है, या कोई मेरा कोई एक ऐसा मैं कुछ ऐसा सोच रही हूँ, मेरी कोई ऐसी सोच है और मैं चाहती हूँ कि उसी तरीके से आगे कोई चीज़ हो, रन हो, तो मैं क्या करूँगी, मैं अकेली जाकर के कुछ नहीं कर सकती। तो मैं कोई ऐसी चीज़ ढूंढूंगी जो कहीं ना कहीं जिससे मेरा माइंडसेट, जिस पॉलिटिकल पार्टी से मेरा माइंडसेट मिलता हो, है ना। उसके बाद वो क्या करते हैं, यहाँ पे लिखा है दे कैन प्रॉमिसेस एंड डू मेजर पॉलिसी चेंजेस। ये क्या करते हैं, प्रॉमिस करते हैं। जो अगर आपने, जैसे प्रॉमिस करना मतलब ये नहीं कि आपको पर्सनली कोई प्रॉमिस कर रहे हैं, प्रॉमिस करना का मतलब ये कि जैसे ही वो पॉलिटिकल पार्टी बनती है, पॉलिटिकल पार्टी कुछ वादे करती है, पता ही है आपको, कुछ वादे करेगी, कुछ प्रॉमिसेस करेगी, क्या चीज़ करने के लिए, पॉलिसी चेंज करने के लिए। अगर कोई पॉलिसी नहीं चल रही है तो उस पॉलिसी को रन कराएगी, अगर कोई पॉलिसी चल रही है और उसमें कुछ फ्लॉज लग रहे हैं तो वो उसको चेंज करेगी। ठीक है, उसके बाद आता है दे प्रोवाइड बेटर यूटिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट। ये बेटर यूटिलिटीज प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट को, एंड दे कैन प्रोवाइड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हाउ कंट्री विल रन। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इनको क्या होती है, इनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सरकार को चलाने की, किसी भी देश की सरकार को चलाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी भी, क्या इंडिया की बात कर रही हूँ बेसिकली मैं, कि इंडिया को चलाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो पॉलिटिकल पार्टी में होती है। तो मैंने लिखा व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ पॉलिटिकल पार्टी इन डेमोक्रेटिक कंट्री। क्यों जरूरत है, क्यों? पहली चीज क्या है, प्रॉमिस कर रहे हैं पॉलिसी मेकिंग के लिए, पॉलिसी चेंज के लिए। दूसरी चीज़ क्या है, प्रोवाइड बेटर यूटिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट। ये बेटर यूटिलिटीज प्रोवाइड करेगी गवर्नमेंट को। और उसके बाद है क्या, प्रोवाइड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कंट्री हाउ विल रन। मतलब कहने का मतलब है कि कंट्री किस तरीके से रन करेगी, ये चीज़ भी प्रोवाइड करेगी क्या, आपकी पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, तो ये है आपके क्या कुछ चीज़ें कि किस तरीके से पॉलिटिकल पार्टी जो है, क्या ज़रूरत आन पड़ी आपकी डेमोक्रेटिक कंट्री में पॉलिटिकल पार्टीज की। चलिए आगे बात करते हैं। ठीक, तो अब फंक्शंस की बात कर लें। अगर मैंने बात करी कि क्या फंक्शंस होने चाहिए एक पॉलिटिकल पार्टीज की, क्या काम करती है, ऐसा तो कुछ है नहीं कि खाली बैठी रहेगी, या कुछ तो काम होगा ना, कुछ ऐसा कुछ होगा जिसमें वो उसका मेन काम होगा। तो अगर हम बात कर लें, सबसे पहली चीज़ कंटेस्ट इलेक्शंस करेगी,
कंटेस्ट इलेक्शंस, पॉलिटिकल पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स, ये क्या करती है, पॉलिसीज और प्रोग्राम्स बनाती है। मान लीजिए कोई ऐसा गांव है, कोई ऐसी जगह है जहाँ पे गरीब ज़्यादा लोग हैं, ठीक है, तो पॉलिटिकल पार्टी अगर उस एरिया से जीती है तो पर्टिकुलरली उसको पता है कि वहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, वहाँ के लोग क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो अगर वो पार्टी वहाँ से जीत जाती है तो उनके लिए कुछ अच्छा काम करेगी, उनके लिए कुछ अच्छा स्कीम बनाएगी, कुछ पॉलिसी बनाएगी, जिसकी वजह से क्या हो कि उनका जो लाइफ है वो बेटर हो सके, ठीक। तो ये कर सकती है वो। अगली चीज़ क्या, मेकिंग लॉ। पॉलिसी अलग चीज़ होती है, लॉ अलग चीज़ होता है। स्कीम, पॉलिसी का मतलब स्कीम, प्रोग्राम, कोई चीज़ है ना, और लॉ का मतलब ये कि लॉ वो सब पे इंप्लीमेंट हो रहा है। लॉ अगर आप बन रहा है तो लॉ बनेगा आपका पार्लियामेंट में। बताएंगे क्या होता है हर चीज़, पार्लियामेंट, ठीक है। तो पार्लियामेंट में लॉ बनेगा, अगर वो सेंटर पे लॉ बन रहा है तो पार्लियामेंट में बनेगा। पार्लियामेंट में आपके पास है लोकसभा, उसके बाद है आपके पास राज्यसभा, यानी कि सबसे पहले वो चीज़, वो लॉ जो कि अभी लॉ बना नहीं है, सबसे पहले कोई भी चीज़ समझिए, अगर आपको कोई लॉ बनाना है तो आप अगर कागज़ में कोई चीज़ लिख करके लाए और आपने बोला कि ये फिर से ABC लॉ है, ABC लॉ है, और हमें क्या करना है, इसको लॉ बनाना है, तो हम पहले इसको हम क्या बोलेंगे, ABC लॉ बोलने से पहले हम इसको बिल बोलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, अगर पार्लियामेंट की बात करूं तो पार्लियामेंट में लॉ बनने से पहले सबसे पहले ये ABC बिल पास होगा आपका लोकसभा में, ठीक। लोकसभा में जैसे ही पास होगा उसके बाद अगर ये वहां से पास हो जाता है तो इसी बिल को ABC बिल, जो कि ABC बिल है, जो कि आगे लॉ बनने वाला है, उसको हम कहाँ पास कराते हैं, राज्यसभा में, ठीक। और अगर इसको ये दोनों जगह फुल्ली मेजॉरिटी से पास हो जाता है तो फिर ये आगे जाता है हमारे प्रेसिडेंट साहब के पास, और ये प्रेसिडेंट साहब क्या करते हैं, इस ABC बिल पे जो कि अभी लॉ बनने वाला है उस पे एक सिग्नेचर करते हैं और बोल देते हैं कि अब ये ABC बिल जो कि क्या है, जो कि आगे लॉ बना है, मतलब जो ABC बिल है अब वो आगे लॉ बन चुका है। जैसे ही उनके साइन पड़ते हैं वो चीज़ क्या बना दिया जाता है, लॉ बना दिया जाता है। तो इस तरीके से लॉ बनता है पार्लियामेंट में, ठीक। और इसमें क्या होता है, यहाँ पे जो लोग बैठे हैं, यहाँ पे जो लोग बैठे हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के ही लोग होते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इनका लॉ मेकिंग क्राइटेरिया में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक। चलिए आगे बात कर लेते हैं फॉर्म्स इन रन गवर्नमेंट। यही बात मैंने बोली कि अगर इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे, अगर उसमें जीत जाते हैं तो अपनी सरकार बनाएंगे और उस सरकार को चलाएंगे, ठीक। बात समझ में आई। चलो अगला, चलिए अब मान लिया मैंने कह दिया कि पॉलिटिकल पार्टी जो है वो जीत गई। मैंने हर बार यही बोला कि पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी बनी, उन्होंने क्या किया, क्या बोलते हैं, कंटेस्ट किया इलेक्शन और उसके बाद वो जीत गए। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि सारी पार्टी जीत जाएगी एक ही बार में, कुछ पार्टी ऐसी भी होगी जो नहीं जीती होगी। तो अगर कोई ऐसी पार्टी जो नहीं जीती है और उस दौरान उनके हारने वाली पार्टी में उनका मेजॉरिटी रोल है, यानी कि वो मेजॉरिटी में पार्टी है वो चीज़, तो वही क्या कहलाती है, वो कहलाती है आपकी ऑपोजिशन पार्टी। जैसे अगर मैं बात करूं तो हमारे यहाँ इंडिया में दो तरीके की मेजर पार्टी है, बीजेपी और कांग्रेस, ठीक है। तो अगर बीजेपी जीत गई, अगर मैंने बोला जीत गई, जैसे हमने देखा था कि इलेक्शंस में बीजेपी जीत गई थी, तो बीजेपी जब जीत गई तो हम उसे कह सकते हैं कि वो बीजेपी ने क्या किया, अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करने के बाद गवर्नमेंट को रन किया। लेकिन आपके पास कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो मेजॉरिटी में है लेकिन फिर भी हार गई है, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं कि वो क्या है, ऑपोजिशन पार्टी है। और ऑपोजिशन का रोल क्या होता है, इसी फंक्शन, पॉलिटिकल पार्टी के फंक्शन में ही आता है रोल ऑफ ऑपोजिशन, कि अब अगर वो पार्टी जो कि पॉलिटिकल पार्टी तो है पर अगर वो नहीं जीती है, अगर इलेक्शन कंटेस्ट हुए और उस इलेक्शन में वो नहीं जीतती है तो वो क्या बन जाएगी, ऑपोजिशन पार्टी। और अब वो जो काम करेगी वो ऑपोजिशन पार्टी के हिसाब से करेगी, यानी कि वो क्या करेगी, वो चेक करेगी किस चीज़ को, जो पार्टी अभी करंट में रन कर रही है गवर्नमेंट, उसके फ्लॉज को चेक करेगी, उसको अकाउंटेबल करेगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि इस चीज़ अब बोलोगे कि मैम ये तो गलत चीज़ है, मतलब वो नहीं जीती हैं तो वो क्यों चेक कर रही है। नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता है। मान लीजिए अगर आपके पास कोई ऐसी पार्टी है जो जीत गई है और दूसरी पार्टी ऐसी है जो मेजॉरिटी पार्टी है,
लेकिन वो नहीं जीती है, तो वो ऑपोजिशन में रहेगी और वो क्या करेगी, कोई भी ये वाली पार्टी अगर कोई भी लॉ बनाती है, कोई भी स्कीम बनाती है, कुछ भी इम्प्लीमेंट करती है, उसका ये क्या करेगी, उसको ये अकाउंटेबल करेगी, उसको ये चेक करती रहेगी। ये क्या होता है, एक हेल्दी डेमोक्रेसी का नियम होता है। अगर आपको हेल्दी डेमोक्रेसी देखनी है तो आपके कंट्री में अगर ये चीज़ नहीं है तो समझ लीजिए कि एक पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं डिक्टेटर वाला काम करेगी। क्यों? क्योंकि वो कुछ भी करेगी अगर उसको चेक करने वाला ही नहीं है, उसको कोई अकाउंटेबल करने वाला ही नहीं है, वो किसी के प्रति अकाउंटेबल है ही नहीं, तो वो क्या करेगी, वो तो अपनी मर्जी का काम करेगी। आपके पास कोई अपोजिशन पार्टी आपने बैठा ही नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी को करने के लिए उसके पास है नहीं, तो वो क्या करेगी, वो कहीं ना कहीं डिक्टेटर वाला काम करने लग जाएगी। तो इसलिए एक हेल्दी डेमोक्रेसी में आपके पास ऑपोजिशन का भी अलग रोल होता है और जो रूलिंग पार्टी है उसका भी अलग रोल होता है। बात समझ में आ गई होगी। चलिए अगला है आपका शेप पब्लिक ओपिनियन। शेप पब्लिक ओपिनियन का मतलब ये कि मान लीजिए कोई एक ऐसा गांव है, गांव छोड़िए आपकी उसकी ही बात कर लीजिए, पूरे एक कंट्री की अगर मैं बात करूं और मैं अगर कोई टॉपिक देती हूं, टॉपिक छोड़िए, हाँ चलो टॉपिक मान लीजिए, अगर मैंने कोई टॉपिक बोला कि इस टॉपिक पे अपना व्यू बताइए, तो आपको इसी कंट्री में से अलग अलग ऐसे लोग मिलेंगे जो कहीं ना कहीं अलग अलग तरीके का क्या बना रहे होंगे, अपने व्यूज़ दे रहे होंगे उसमें। और इस तरीके से अगर मैं देखूं तो हर एक का व्यू रखना, हर एक का व्यू मानना मेरे लिए कितना प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टी के पास ये चीज़ होती है, ये अथॉरिटी होती है कि जो भी पब्लिक ओपिनियन है उसको एक ठीक ठाक रूप दे करके, यानी कि ऐसा भी ना हो कि उसकी नहीं मानी हमने, उसकी नहीं मानी, है ना, सबकी मानने वाला एक ऐसा क्या बोलते हैं ओपिनियन रखना पड़ता है। ठीक है, तो पब्लिक ओपिनियन को शेप करती है क्या, आपकी पॉलिटिकल पार्टी। ठीक, अगली बात कर ले, एक्सेस टू द गवर्नमेंट मशीनरी इन वेलफेयर ऑफ द स्कीम। मतलब ये क्या करती है, गवर्नमेंट की मशीनरी को एक्सेस करके वेलफेयर स्कीम्स वगैरह बनाती है। ठीक, तो ये क्या है, आपके कुछ फंक्शंस हैं किसके, आपके पॉलिटिकल पार्टीज के, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से देख लीजिए, इलेक्शन कंटेस्ट कराती है, ठीक है, उसके बाद पॉलिसी बनाती है, प्रोग्राम्स बनाती है, लॉ बनाती है। लॉ किस तरीके से बनाती है मैंने बताया, पार्लियामेंट में इस तरीके से सब कुछ होता है। ये सब आपको लिखना नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ फंक्शन में आएगा, तो बस ये लिखना है कि वो लॉ बनाता है। उसके बाद क्या है, गवर्नमेंट फॉर्म करती है और उसके बाद उसी गवर्नमेंट को चलाती है, रूल करती है। अगर वो नहीं फॉर्म कर पाई गवर्नमेंट, तो अगर वो अपोजिशन पार्टी है तो रोल उसका क्या हो जाएगा, अपोजिशन पार्टी वाला हो जाएगा। उसके बाद आता है शेप पब्लिक ओपिनियन, पब्लिक ओपिनियन को शेप करती है। अगला एक्सेस टू द गवर्नमेंट मशीनरी इन वेलफेयर स्कीम्स। ठीक, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। क्वेश्चन लिखा है मैंने, एक क्वेश्चन लिखा है मैंने, वाई मॉडर्न डेमोक्रेसी कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट पॉलिटिकल पार्टी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो आप इसका आंसर भी लिख सकते हैं। मैंने लिखा है कि अगर हम बात करें मॉडर्न डेमोक्रेसीज की, तो वहाँ पे क्यों मॉडर्न डेमोक्रेसी एग्जिस्ट नहीं कर सकती विदाउट पॉलिटिकल पार्टी। बेसिकली कहने का मतलब यही है, वो यही पूछ रहा है कि अगर हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक है तो वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी क्यों ज़रूरी है। अब देखिए, अगर मैं बात करूं, आपको ये लग रहा होगा कि सिर्फ और सिर्फ सब कुछ पॉलिटिकल पार्टी करती है, सब कुछ बीजेपी कांग्रेस ही कर रही है। ऐसा नहीं है, बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो क्या होते हैं, जो इंडिविजुअल भी खड़े होते हैं इलेक्शन में, कंटेस्ट करते हैं इलेक्शन को। ठीक, कोई ऐसा इंसान है मान लीजिए जो इंडिविजुअली खड़ा था बेचारा और वो कहीं ना कहीं गलती से जीत गया इलेक्शन। ठीक, अब वो किसी एरिया से था, वहां से वो इलेक्शन जीत गया। मान लीजिए अगर उसको हमने कंट्री का हेड बना दिया और हमने बोला कि अब आप जो है सरकार चलाओ, ठीक है, तो कितना उसके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा ये, क्योंकि वो क्या है, अभी एकदम इंडिविजुअल है। दूसरा चीज़ क्या था, निर्दलीय था, उसके पास पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं था, यानी कि उसके पास क्या नहीं थे, उसके पास कंपोनेंट नहीं थे। कौन से कंपोनेंट, आपको मैंने अभी पढ़ाया था कि एक कंपोनेंट होता है पॉलिटिकल पार्टी में, अलग अलग स्ट्रेटा होता है, जिसमें क्या है, आपके पास कुछ लीडर हैं, उसके नीचे कुछ मेंबर्स हैं, उसके नीचे और तरीके के लोग होंगे। ठीक है, तो इस तरीके की इसके पास कोई टीम नहीं है, कोई एजेंसी नहीं है इसके पास, ये अकेला था, इसने क्या बोलते हैं इलेक्शन को कंटेस्ट किया और ये जीत गया, और अब इसको बोल रहे हैं कि आप क्या करिए, देश चलाइए, तो ये चला पाएगा? ये नहीं चला पाएगा। क्यों? क्योंकि इसके पास क्या है, इसके पास वो कंपोनेंट नहीं है, वो मैन पावर नहीं है। दूसरा चीज़ ये कि ये पर्टिकुलरली उसी रीजन का आया है, ये अलग अलग लोकेलिटी से नहीं है।
समझिए, पहली चीज़ क्या लिख सकते हैं हम कि ये अनसर्टेनिटी है इसके लिए, भाई ये नहीं चला सकता है सरकार। अकाउंटेबल टू देयर कॉन्स्टिट्यूंसी, मेन चीज़ क्या होता है, अगर मान लीजिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, उसके रिप्रेजेंटेटिव्स जो होते हैं, मैंने अगर बात किया कि कोई भी अगर पॉलिटिकल पार्टी है, मान लीजिए अगर मैंने बोला कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, ठीक, अब ये डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी है, ये अलग अलग स्टेट में होगी, ठीक है। अब इस स्टेट में क्या होते हैं, इसकी एक एक नहीं, मैं आपको एग्जांपल में बता रही हूँ कि इसके पास रिप्रेजेंटेटिव है, तो पर्टिकुलरली अगर ये रिप्रेजेंटेटिव इस एरिया का सब कुछ बताएगा, ये रिप्रेजेंटेटिव इस एरिया का बताएगा, और ये रिप्रेजेंटेटिव इस एरिया का सारा बताएगा कि क्या इंफॉर्मेशन है, और ये रिप्रेजेंटेटिव अगर इस एरिया का बता रहा है, तो इस तरीके से हमें कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके हर एक जगह का, हर एक पूरे मतलब जितने भी स्टेट्स हैं, जितने भी वो है, उसका एक इंफॉर्मेशन पता चल जाता है। लेकिन अगर ये अकेला इंसान है, ये बेचारा अगर वहीं का एक ही जगह कॉन्स्टिट्यूएंसी का होगा, तो ये वहीं का ही ना इंफॉर्मेशन बता पाएगा। तो इसलिए ये अकाउंटेबिलिटी जो है वो सिर्फ और सिर्फ उनके खुद के कॉन्स्टिट्यूएंसी के पास होती है, तो इसके लिए ये प्रॉब्लमैटिक हो जाएगा। दूसरी चीज़ क्या है, नॉट बी एबल टू मेक एनी प्रोमिसेस अबाउट एनी मेजर पॉलिसी चेंजेस, और ये बेचारा क्या नहीं कर पाएंगे, ये क्या नहीं कर पाएगा, ये कोई प्रॉमिस नहीं कर पाएगा फॉर मेजर पॉलिसी चेंजेस। अगर कोई मेजर पॉलिसी बनानी है या चेंज करना है उसको, तो उसमें भी ये केपेबल नहीं हो पाएंगे। ठीक, बात समझ में आई। अगला है लार्ज सोसाइटीज नीड सम एजेंसी टू गैदर व्यूज। अब देखिए क्या है प्रॉब्लम, क्या है कि हमारे पास जो हमारा, अगर हम पूरे इंडिया की बात करें, पूरी कंट्री की बात करें, तो बहुत बड़ी सोसाइटी है एक तरीके से, और बड़ी सोसाइटी में अलग अलग व्यूज़ हैं। अलग अलग व्यूज़ होने की वजह से क्या है कि हमारे को क्या चाहिए, हमारे को कोई ऐसी एजेंसी चाहिए जो कहीं ना कहीं हमारे व्यूज़ को गैदर करे, हमारी चीज़ों को गैदर करे, और उसके बाद एक ठीक ठाक रिजल्ट दे, एक ठीक ठाक आउटकम दे, जिसकी वजह से पूरी की पूरी सोसाइटी का, पूरी की पूरी कंट्री का वेलफेयर हो, कंट्री की ग्रोथ हो। बात समझ में आई। तो इसलिए हमारे पास ये इंडिविजुअल वो चीज़ नहीं कर सकता, इसलिए हमें क्या चाहिए, हमें नीड होती है पॉलिटिकल पार्टी की, जिसकी वजह से वो क्या होता है, वो देश चला सकते हैं एज कंपेयर टू इंडिविजुअल पार्टी। बात समझ में आई। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं हमारे पास हाउ मेनी पॉलिटिकल पार्टी शुड वी हैव। तो हमारे पास कितनी पॉलिटिकल पार्टीज है, क्या पॉलिटिकल पार्टी है, किस तरीके से है। तो अगर हम बात करें पॉलिटिकल पार्टीज की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे एक होती है वन पार्टी सिस्टम। कुछ पार्टी ऐसी होती हैं जिसमें क्या है, कुछ कंट्रीज ऐसी होती हैं जिनमें क्या होता है, वन पार्टी सिस्टम होता है। वन पार्टी सिस्टम क्या है, जिसमें कि अगर हम बात कर लें तो यहाँ पे क्या है, मेजर पावर लाइज इन हैंड्स ऑफ ओनली वन पार्टी। अगर मैं एग्जांपल करूं चाइना की, तो चाइना एक ऐसा कंट्री है जहां पे हर बार इलेक्शंस होते हैं, लेकिन वहां पे जो पार्टी जीतती है वो सिर्फ और सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी जीतती है। और कम्युनिस्ट पार्टी होने की वजह से अगर हम बात करें, कम्युनिस्ट पार्टी ही है जो जीत रही है वहाँ पे, जिसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वन पार्टी सिस्टम है, एक ही पार्टी है जो हर बार जीत रही है। समझिए, कहने के लिए अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है, डिफरेंट पार्टी है, बट लेकिन जीत यही पार्टी रही है। और दूसरी चीज़ क्या कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फेयर इलेक्शंस भी नहीं है। फेयर इलेक्शंस एंड अकाउंटेबिलिटी, फेयर इलेक्शंस और अकाउंटेबिलिटी यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो क्या आप इसको ट्रू डेमोक्रेसी बोलोगे? क्या चाइना जैसे देश को आप ट्रू डेमोक्रेसी कंट्री बोलोगे, ट्रू डेमोक्रेटिक कंट्री बोलोगे? नहीं, ऐसी कंट्री को फिर हम ट्रू डेमोक्रेटिक कंट्री कैसे बोलेंगे? ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक ही पार्टी है जो हर बार जीत रही है, पावर जो है वो उसी पार्टी के हाथ में है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या है, उसको हम फेयर इलेक्शंस भी नहीं बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि फेयर इलेक्शंस अगर होते तो क्या पता वहाँ पे कोई दूसरी पार्टी जीतती ना, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टी जीत रही है। तो ऐसी कंट्री को हम नहीं बोल सकते कि यहाँ पे ट्रू डेमोक्रेसी है। अगली बात कर लेते हैं टू पार्टी सिस्टम। टू पार्टी सिस्टम में क्या है कि यहाँ पे जो ऐसी इस तरीके का जो सेटअप होता है, जिसमें कि सीरियस पावर चेंजेस बिटवीन ओनली टू मेजर पार्टीज।
यहाँ पे कहा गया है कि ऐसी कंट्रीज जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 पार्टी हैं जो मेजर पार्टी हैं और इन्हीं के बीच में पावर की शेयरिंग हो रही है, मतलब कभी वो जीत रही हैं तो कभी वो जीत रही है, यानी कि जो विनिंग पार्टीज हैं वो सिर्फ और सिर्फ 2 पार्टी होती हैं, तो ऐसी कंट्रीज में हम क्या बोलते हैं कि यहाँ पे क्या है 2 पार्टी सिस्टम लागू हो रखा है। और जैसे यहाँ इसका एग्जाम्पल है आपका यूएस और यूके, यहाँ पे ऐसा देखा गया है कि सिर्फ 2 ही पार्टी हैं जो हमेशा सत्ता में आती हैं, रूल करती हैं। ठीक, उसके बाद आते हैं हमारे पास मल्टी पार्टी सिस्टम। मल्टी पार्टी सिस्टम है, जैसे एग्जांपल सबसे बेस्ट एग्जांपल है इंडिया। यहाँ पे क्या होता है कि मल्टीपल पार्टीज कंटेस्ट इलेक्शंस एंड वॉन। यहाँ पे क्या होता है मल्टी पार्टी सिस्टम में क्या है कि हमारे पास डिफरेंट पार्टीज हैं और वो क्या करती हैं, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती हैं और इनमें से कोई एक पार्टी है जो जीत जाती है और अपनी सरकार बनाती है। तो ये है क्या मल्टी पार्टी सिस्टम। इसमें आपको इसको हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे फेयर इलेक्शंस हो रहे हैं, यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी है, ठीक है, लोगों के पास ऑप्शन है, लोगों के जैसे अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पे ऑप्शंस है बट लेकिन फिर भी वही पार्टी जीत रही है। यहाँ पे भी क्या है 2 ही पार्टी है, मेजर रूल में है, ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे क्या है पार्टीज के पास हमारे क्या बोलते हैं लोगों के पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं कि आप इस पार्टी को वोट देना चाहो, इस पार्टी को वोट देना चाहो, जिसको आप वोट देना चाहते हैं आप उसको दे सकते हैं और उसको आप जिता सकते हैं। बात समझ में आई? तो ये है मल्टी पार्टी का सेटअप। तो इस तरीके से डिफरेंट पार्टी होती है। मैंने क्या पढ़ाया आपको, 1 पार्टी सिस्टम चाइना जैसी जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी हर बार जीत रही है, मेजर पावर सिर्फ और सिर्फ किसके पास है, यहाँ पे मेजर पावर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी के पास है और एक ही पार्टी के पास इसमें पावर रहती है। अगर 2 पार्टी की बात कर लें तो यूएसयू के एग्जाम्पल है, सीरियस जो पावर चेंजेस हो रहा है वो 2 पार्टीज के बीच में हो रहा है। और मल्टी पार्टी सिस्टम की बात कर ले तो यहाँ पे क्या है, इंडिया के पास, इंडिया बेस्ट एग्जाम्पल है इसका मल्टी पार्टी सिस्टम का। यहाँ पे डिफरेंट पार्टीज होती हैं जो कि पार्टीज क्या करती हैं, इलेक्शन कंटेस्ट करती हैं और उसके बाद उसमें से जो पार्टी जीतती है वो सरकार को चलाती है। बात समझ में आई? चलिए अगली बात कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका नेशनल पार्टी। तो हमने अभी तक जो पढ़ा वो पढ़ा कि पार्टी क्यों बनती है, क्या फंक्शंस है, किस तरीके से काम कर रही है। और अब हम बात करेंगे कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, यानी कि हमारे पास कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है उसको हम नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं। यानी कि कुछ क्राइटेरिया तो होगा ना हमारे पास कि हम किसको नेशनल पार्टी डिक्लेयर कर रहे हैं और किसको स्टेट पार्टी डिक्लेयर कर रहे हैं। तो चलिए पढ़ते हैं क्या क्राइटेरिया है किसी पार्टी को स्टेट पार्टी बनने का और नेशनल पार्टी बनने का। सबसे पहले देख लेते हैं नेशनल पार्टी का। तो यहां पे लिखा गया है रिकॉग्नाइज्ड इन 4 और मोर स्टेट एज अ स्टेट पार्टी, यानी कि ऐसी पार्टी जो कहीं ना कहीं 4 या 4 से ज्यादा स्टेट्स में स्टेट पार्टी डिक्लेयर हो गई हो। कोई पार्टी ऐसी जो 4 या 4 से ज्यादा स्टेट में अगर उसको स्टेट पार्टी होने का दर्जा मिल रखा हो, ठीक है। अगला है एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स इन एनी 4 और मोर स्टेट इन लास्ट एलएस बोले तो लोकसभा एंड असेंबली, मतलब असेंबली का मतलब हो गया ये आपका लेजिस्लेटिव असेंबली। कहने का मतलब ये कि 6% वैलिड वोट मिल रहे हैं उसके, कहां 4 या 4 से ज्यादा स्टेट में इन लास्ट लोकसभा के उस टाइम के जो लास्ट लोकसभा के इलेक्शंस हुए होंगे उसमें, या फिर उस स्टेट की जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्शंस हुए होंगे उसमें, ठीक। और एंड हैज एटलीस्ट 4 MPs इन लोकसभा, और उसके या तो 4 MP क्या होने चाहिए, एटलीस्ट उसके 4 MP किस में होने चाहिए, लोकसभा में होने चाहिए। अगर ये क्राइटेरिया है, पहले फिर से सुनिए मैंने क्या बोला, सबसे पहला समझिए कि रिकॉग्नाइज्ड इन 4 और मोर स्टेट एज अ स्टेट पार्टी, कोई ऐसी नेशनल पार्टी हम उसको डिक्लेयर करेंगे जो कोई पार्टी हो वो 4 या 4 से ज्यादा स्टेट में स्टेट पार्टी बन गई हो। उसके बाद
At least 6% of the total valid vote in 4 or more states in at least लोक सभा, लास्ट लोक सभा और लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस, ठीक है, यानी कि 6% टोटल 6% टोटल वोट का 6% वोट उसको मिला हो 4 या 4 से ज़्यादा स्टेट में लास्ट लोकसभा और स्टेट के इलेक्शंस में, और वहाँ से 4 MP उसके कहाँ पे हो, लोकसभा में हो। उसके बाद इफ इट हैज़ वॉन एटलीस्ट 4% ऑफ द टोटल सीट्स इन लोकसभा फ्रॉम नॉट लेस देन 3 स्टेट्स, क्या होना चाहिए, 2% अगर उसने वोट जीत लिया है किसमें, लोकसभा में 2% सीट ले लिया है उसने फॉर नॉट लेस देन 3 स्टेट्स, और क्या होना चाहिए, 3 स्टेट से कम होना चाहिए, तो 2% वोट कहाँ, 2% सीट जीती हो उसने लोकसभा में, तो कोई पार्टी ऐसी है जो इन सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करेगी, तो हम उसको क्या बोल सकते हैं कि वो पार्टी जो है वो नेशनल पार्टी डिक्लेयर हो गई है। ठीक, एग्जाम्पल की बात कर ले तो बीजेपी हमारी नेशनल पार्टी है, कांग्रेस हमारी नेशनल पार्टी है, बीएसपी हमारी नेशनल पार्टी है और एनएनपी हमारी नेशनल पार्टी है। बीएसपी की बात करें तो बहुजन समाजवादी पार्टी, एनपीपी बोले तो नेशनल पीपल्स पार्टी, और अभी रिसेंटली केजरीवाल सर की पार्टी को नेशनल पार्टी का स्टेटस मिल गया है, तो उनका भी नाम लिख लेते हैं, नाम है आम आदमी पार्टी। ठीक, तो ये कुछ पार्टी है जिसको हम क्या बोल सकते हैं कि ये हमारी नेशनल पार्टी है। बहुत सारी पार्टी है, नेशनल पार्टी में मैंने मेन पार्टी का नाम लिख दिया है। चलिए आगे बात करते हैं। तो ये आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं कौन सी ऐसी पार्टी है जिसको हम स्टेट पार्टी का दर्जा दे सकते हैं, कौन सी ऐसी पार्टी है जिनको हम स्टेट पार्टी का दर्जा दे सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे है आपका इसका जो क्राइटेरिया है, एटलीस्ट 6% वोट शेयर इन लास्ट असेंबली इलेक्शंस। उसमें क्या होना चाहिए, लास्ट असेंबली के इलेक्शन में उसको 6% वोट मिला हो और हैव एटलीस्ट 2 MLAs और उसके 2 MLA हो, ठीक है। सेकेंड, हैव 6% वोट शेयर इन लास्ट LS बोले तो लोकसभा फ्रॉम दैट स्टेट एंड 1 MP फ्रॉम दैट स्टेट, यानी कि 6% वोट मिले हैं उसको लास्ट लोकसभा के इलेक्शंस में उस स्टेट में और 1 MP हो उसका उसी स्टेट में, तो स्टेट पार्टी बन जाएगी। एटलीस्ट 3% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट्स और 3 सीट्स विच एवर इज मोर, यानी कि या तो उसको 3% सीट मिली हो या तो 3% सीट मिली हो उसको, या फिर उसको 3 सीट मिली हो, जो भी ज्यादा हो उसके थ्रू भी वो स्टेट पार्टी बन सकती है। एटलीस्ट 1 MP फॉर एवरी 25 मेंबर्स और एनी फ्रैक्शन इट अलॉटेड टू द स्टेट, यानी कि 1 MP हर 25 मेंबर पे या फिर कोई ऐसा फ्रैक्शन जो भी लोकसभा ने उस स्टेट को अलॉट किया है, तब वो स्टेट पार्टी बन सकती है। अगला है हैव एट लीस्ट 8% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स इन लास्ट असेंबली इलेक्शंस, और अगर 8% वोट मिले हैं उसको किसमें, लास्ट असेंबली के इलेक्शंस में और लोकसभा इलेक्शंस में, तो हम उसको स्टेट पार्टी डिक्लेयर कर सकते हैं। बात समझ में आई कि ये कुछ क्राइटेरिया हैं जिसको हम बोल सकते हैं कि इस क्राइटेरिया को फुलफिल करने के बाद कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या तो स्टेट पार्टी या तो नेशनल पार्टी बन सकती है। नेशनल पार्टी का मैंने आपको क्राइटेरिया बताया और स्टेट पार्टी का मैंने आपको क्राइटेरिया बताया। चलिए आगे चलते हैं। तो ये कुछ पार्टी है, इससे DMK कहाँ की है, तमिलनाडु की DMK है, BJD किसकी है, उड़ीसा की है, और RJD है आपकी बिहार की। तो ये कुछ स्टेट पार्टी हैं जो सिर्फ और सिर्फ इन स्टेट की ही पार्टी हैं, और अगर इन्होंने वो वाला क्राइटेरिया जो कि नेशनल पार्टी बनने का क्राइटेरिया होता है, अगर वो उस क्राइटेरिया को फुलफिल करती हैं तो ये स्टेट पार्टी के बाद फिर ये नेशनल पार्टी भी बन जाएंगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, तो हमने पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में पढ़ा, किस तरीके से क्या क्या वो पढ़ा हमने कि कैसे कोई पार्टी स्टेट पार्टी बनती है, कैसे कोई पार्टी नेशनल पार्टी बनती है। चलिए अब हम पढ़ते हैं कि क्या क्या चैलेंजेस हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में, क्या क्या चैलेंजेस होते हैं पॉलिटिकल पार्टी में। देखिए
पॉलिटिकल पार्टी में जितना आपको कोई चीज़ पॉजिटिव लगता है, ऐसा नहीं है कि वो पॉजिटिव ही होगा, कुछ ना कुछ उसमें फ्लॉज होंगे। तो क्या चैलेंजेस है देखते हैं। लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी क्या होता है। अगर बात कर रही हूँ मैं कि कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जिसमें अगर इंटरनली ही लोग अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, ये पॉलिटिकल पार्टी थी, हमने ऊपर से देखा कि अरे पार्टी बहुत अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन वहाँ में अंदर जो लोग हैं वहाँ पे ही वो लोग डेमोक्रेसी उनके अंदर ही नहीं है, इंटरनल डेमोक्रेसी विद इन पॉलिटिकल पार्टी अगर उनमें डेमोक्रेसी फॉलो नहीं हो रही है, तो ये सबसे मेन चैलेंज जो आपको देखने को मिलता है किसी पॉलिटिकल पार्टी में। अगला चीज़ क्या है, मनी एंड मसल पावर, यानी कि कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ पैसा और ताकत ये दिखा करके टिकट ले लेते हैं किसी इलेक्शंस का और किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी में खुद को एनरोल कर लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि इसी में ये एक शब्द आता है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। मतलब आपको जो इंसान सही है, जो इंसान ठीक है, जो सोच सकता है आपके बारे में, अच्छा सोच सकता है, आप उसको वोट ना दे करके पैसा और पावर दिखा करके किसी ऐसे इंसान को वोट दे देते हैं जो पैसा और पावर दिखा रहा है, जा करके वो टिकट ले लेता है, इलेक्शन लड़ता है और पैसे और पावर की वजह से वो इलेक्शन जीत भी जाता है। और अगर वो कहीं ना कहीं क्रिमिनल होगा तो वो क्या कर देगा, वो पॉलिटिक्स को भी क्रिमिनलाइज कर देगा। तो इसलिए ये टर्म आता है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। और ये क्या करेगा, ये और एक रूल भी है कि अगर कोई भी इंसान ऐसा है जिसके ऊपर 2 साल तक का केस चल रहा है तो उसको इलेक्शंस नहीं लड़ने दिया जाता है, ऐसा है। और आपने देखा होगा आए दिन आप खबर सुनते हैं कि ये नेता, इसको हमने, इसके पीछे इतने केस चल रहे हैं, ये पॉलिटिकल नेता ये इस पार्टी का है जिसने ये काम किया है। तो इस तरीके से ये चीज़ है कि जैसे ही वो इंसान उसमें आता है तो कहीं ना कहीं देखिए आपने पीछे जो काम किए हैं ऐसा तो नहीं है कि वो नहीं छुपेगा, है ना। वो बात अलग है कि आज आप यहाँ खड़े हैं तो आपका सब कुछ सही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पीछे का आपका कुछ नहीं पता होगा। जैसे ही सोशल मीडिया पे कोई इंसान, जैसे ही इलेक्शंस आने वाले होते हैं, कोई भी अगर नेता आगे आता है, कोई भी नया टिकट में नाम आता है तो पीछे से इसकी पूरा बैकग्राउंड हिस्ट्री बता दिया जाता है कि अरे इन्होंने ये किया था, ये करते थे। ऐसा नहीं है, पॉजिटिव चीज़ भी होती है, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ नेगेटिव की बात करूँ। लेकिन यहाँ पे जो चीज़ लिखा है कि चैलेंजेस हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो मनी मसल पावर दिखा करके भी बहुत सारे लोग हैं जो पॉलिटिकल पार्टी का मिसयूज करते हैं इलेक्शंस करने के बाद। डायनेस्टिक सक्सेशन आपको हर जगह देखने को मिलेगा। और अभी सबसे पहले आपने देखा होगा, मतलब अभी जो मेजरली जो अभी एकदम रनिंग और बर्निंग चल रहा है उसमें मैं बात कर लेती हूँ। बिहार से एक नाम आता है चिराग पासवान, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक ऐसे डायनेस्टिक सक्सेशन का मतलब कि ये पिताजी के बाद हम बन गए, ठीक है, हमारे बाद हमारे बच्चे बनेंगे, उसके बाद उसके बच्चे बनेंगे। ये पॉजिटिवली मैंने बोला है, मैंने इसको नेगेटिवली नहीं बोला है, मैं पॉजिटिवली बोल रही हूँ कि इस तरीके से डायनेस्टिक सक्सेशन रूल भी चलता है। और डायनेस्टिक सक्सेशन रूल आपका चैलेंजेस में क्यों बना, क्योंकि अगर मान लीजिए कोई एक पिता है जो कि जिसने पॉलिटिकल पार्टी बनाई या उस पॉलिटिकल पार्टी का वो मेंबर है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और ज़रूरी नहीं है कि आगे आने वाली पीढ़ी उनकी ही बहुत अच्छा काम करे, या फिर अगर उन्होंने बहुत अच्छा कुछ जाकर के काम करा, उस पॉलिटिकल पार्टी को बनाया और उस पॉलिटिकल पार्टी ने सोसाइटी में जाकर के ट्रस्ट जीत लिया लोगों का कि अरे वाह कितना अच्छा काम कर रही है पॉलिटिकल पार्टी। और मान लीजिए उसके बाद उसके बेटे या उसके घर से कोई भी ऐसा आता है जो डायनेस्टिक सक्सेशन के लिए आ रहा है और आगे चल के उन्होंने कुछ ऐसा काम नहीं किया, लोग उसको इसी वजह से वोट दे रहे हैं कि नहीं उनके पिताजी बहुत अच्छे थे, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था, ये पॉलिटिकल पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही थी। लेकिन आपको नहीं पता कि अब जो है वो आगे क्या हाल होने वाला है उनका, क्यों, क्योंकि उस तरीके का उसको लीडर नहीं मिला है। तो ये डायनेस्टिक सक्सेशन की वजह से क्या होता है कि जो मेरिट है ना, मेरिट और जो उसकी जो वैल्यू, वो क्या बोलते हैं, अगर हम उसकी बात करें क्वालिटी में वो आ जाता है पॉलिटिकल पार्टी की। तो ये है आपका पहला चैलेंजेस है। उसके बाद बात कर लेते हैं मीनिंगफुल पॉलिटिकल पार्टी चॉइसेस। मीनिंगफुल पॉलिटिकल पार्टी चॉइसेस का मतलब ये कि आपके पास बहुत सारी चॉइसेस है। मल्टी पार्टी सिस्टम में प्रॉब्लम क्या आती है, अभी आपको लग रहा होगा मल्टी पार्टी सिस्टम सबसे बेस्ट मल्टी पार्टी सिस्टम एग्जाम्पल होता है, मल्टी पार्टी सिस्टम ही होना चाहिए हर जगह। लेकिन मल्टी पार्टी सिस्टम में प्रॉब्लम ये आती है कि मान लीजिए कभी ऐसी कंडीशन आ गई कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है। इस तरीके से समझिए कि मम्मी ने खाना तो बनाया है और खाने में अलग अलग तरीके के पकवान बनाए हैं,
ठीक, अलग अलग तरीके के पकवान बनाए हैं, बहुत तरीके के पकवान बनाए हैं आपके पास, और उस पकवान में से एक भी आपको पसंद नहीं है, क्या करेंगे आप? आपके पास पूरी बहुत बड़ी 56 वो खाने वाली थाली आई है, उसमें हर तरीके का खाना है, लेकिन उसमें ऐसा वो कोई भी ऐसा खाना नहीं है जिसको आप पसंद करते हो, आपको खाना अच्छा नहीं लग रहा है उसमें से कोई सा भी, तो आप कौन सा उठाएंगे? इसमें से नहीं खा पाएंगे ना, फिर कोई फायदा नहीं है आपके इतनी सारे पकवान बनाने का आपकी मम्मी के, ठीक है। तो इसी तरीके से क्या होता है, मीनिंगफुल पॉलिटिकल पार्टी का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास बहुत सारी पार्टी है, मल्टी पार्टी सिस्टम कंट्री में यही प्रॉब्लम है कि अगर आपके पास बहुत सारी पार्टी है लेकिन उसमें आपके पास कोई मीनिंगफुल चॉइस नहीं मिल पा रहा है कि हम किसको वोट दें, ठीक है, तो किसको वोट देंगे, तो ये प्रॉब्लम हो जाएगा, तो कोई फायदा है उतनी सारी पॉलिटिकल पार्टीज होने का, तो ये कितना प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो आपने एक शब्द सुना होगा नोटा। नोटा का मतलब क्या है कि बहुत, जैसे क्या होता है अब के टाइम पे 2013 में ये आया था, इलेक्शन कमीशन ने इसको इंट्रोड्यूस किया था कि अभी जैसे क्या है बैलेट वो होता है ना, बॉक्स जो होता है इलेक्शन वाला, उसमें क्या होता है अलग अलग नाम लिखे होते हैं और यहीं पे ही एक नोटा करके भी ऑप्शन आता है, यानी कि अगर आपको इनमें से किसी को वोट देना है तो इनमें से दीजिए, और अगर आपको किसी को वोट नहीं देना है तो नोटा दबा दीजिए। मतलब नोटा ये इंडिकेट कर रहा है, और बहुत सारी जगहों पे नोटा में इतने ज़्यादा वोट पड़े कि मतलब ये नोटा ये इंडिकेट कर रहा है कि मतलब लोगों को ये कोई पॉलिटिकल पार्टी पसंद नहीं है, तभी तो वो नोटा पे जा रहे हैं। अगर उनके पास कोई दूसरा, उनको कोई कुछ ना कुछ पसंद होता तो वो ऊपर की किसी पार्टी में वोट डालते, लेकिन नोटा में वोट पड़ने का मतलब ये कि आपके पास पॉलिटिकल पार्टी जो है उनमें आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है, उनको आपको कुछ नहीं लग रहा है, तभी तो आपने कोई चॉइस नहीं रखा वहाँ पे, तो इसलिए इसको बोलते हैं हम मीनिंगफुल पॉलिटिकल पार्टी चॉइसेस। ये भी एक चैलेंज है हमारे यहाँ कि अगर आपके पास कोई मीनिंगफुल चॉइस नहीं है तो कोई फायदा नहीं है ना पॉलिटिकल पार्टीज का, ठीक है। तो ये थे चैलेंजेस। अगर हम बात कर ले, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, पावर एंड मसल पावर, सॉरी मनी एंड मसल पावर, डायनेस्टिक सक्सेशन और मीनिंगफुल पॉलिटिकल चॉइसेस, ठीक है। तो ये कुछ चैलेंजेस थे, ठीक। तो ये है आपका चैप्टर, और कैसा लगा आपको ये चैप्टर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और जिसके टॉपिक पे भी आपको अगली वीडियो चाहिए आप हमें ज़रूर बताइए। थैंक यू।